सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। वाकई दोस्तों, आज मेरे पास शब्द नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को यह ट्वीट जारी करके कहना पड़ा कि एफआईआर में दर्ज तमाम नामों को पढ़ लो और मुद्दे को कॉमनलाइज करना बंद करो, इसका सांप्रदायिकरण करना बंद करो। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिन 101 लोगों का नाम दर्ज है पालघर लिंचिंग में, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। यह अपने आप में समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है। और मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब न्याय होता है ना, तो किसी का धर्म, जाति, रंग आदि नहीं देखा जाना चाहिए। मगर एक राज्य का गृह मंत्री इतना मजबूर है कि उसे ट्वीट करना पड़ा कि भाई दंगा मत करवाओ, क्योंकि पढ़ लो इस एफआईआर में कोई मुसलमान नहीं है, या किसी खास धर्म के होने की वजह से उसका अपराध बढ़ नहीं जाता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए आपको इन लोगों पर गौर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा और सुनील देवधर, खुलेआम ये लोग जब से घटना सामने उभर कर आई है, समाज के अंदर दंगे जैसे माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कथित तौर पर। आपको याद होगा, जैसे ये घटना सामने आई थी तब संबित पात्रा ने क्या ट्वीट किया था कि चूंकि हिंदू साधु संत की हत्या हुई है, इसलिए पूरा लिबरल समाज जो है वो खामोश है। कुछ इसी तरह की बात सुनील देवधर ने की थी। और उसके बाद क्या होता है, इनका जो पूरा पिछलग्गू चैनल्स हैं, वो तमाम जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, वो समाज में दंगा भड़काने वाले कार्यक्रम करने लगते हैं। आज सवाल यह होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो लोग, जो वो 100 लोग हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं, वो भीड़ तंत्र में कैसे बदल गई? वो मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ में कैसे बदल गई? क्या ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछे जाना चाहिए? दोस्तों, अभी यह कहा जा रहा है कि वो जो 101 लोग हैं, उनमें से अधिकतर 80% बीजेपी समर्थक हैं। मेरे लिए यह अपराध नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह बीजेपी की साजिश है। मेरे लिए अपराध कुछ और है। मैं बार बार यह कह रहा हूं, देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको और हमको दंगों में लिप्त रखना चाहते हैं। ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे आप और हम अराजकता के माहौल में बने रहें। कम से कम इन नेताओं और इनके पिछलग्गू चैनल्स की यही साजिश दिखाई देती है। अपराध ये है। अगर आज की तारीख में तुम्हें इस बात को लेकर दर्द हो रहा है कि हिंदू साधु संतों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो मैं उस संस्कृति को जिम्मेदार ठहराता हूं जो भीड़ को या मॉब लिंचिंग को जो है सम्मानित करती है। यह तस्वीर देखिए, जयंत सिन्हा, सांसद बीजेपी से, जब इन्होंने इन गुंडों को, इन अपराधियों को सम्मानित किया था, तब ये मंत्री थे। जानते हैं कौन है ये लोग? अपराधी हैं, आरोपी भी नहीं, अपराधी हैं। और इन्हें सम्मानित किया था इस हार्वर्ड रिटर्न्ड बीजेपी मंत्री ने। गुनाह वहां से शुरू होता है। गुनाह तब शुरू होता है जब अखलाक की हत्या कर देती है भीड़। और महेश शर्मा, उनकी जो हत्या का आरोपी है, जब उसकी मौत हो जाती है, उसकी दुखद मौत हो जाती है, तब उसके शव को तिरंगे से लपेटा जाता है। मुश्किल वहां शुरू होती है। मुश्किल वहां शुरू होती है जब अखलाक के तमाम हत्यारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में, लोकसभा के चुनावों की रैली में सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे होते हैं। दिक्कत वो है जब केंद्र सरकार भीड़ तंत्र को लेकर पूरी तरह से कमजोर रवैया अख्तियार करती है। मैं नहीं भूला हूं, उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री का एक बयान आया था। और बयान क्यों आया था? क्योंकि ऊना में इस तरह से दलितों का अपमान किया गया था। तब प्रधानमंत्री का दर्द छलका था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे दलितों को टारगेट ना करो। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से कभी यह निकला है कि मेरे उन मुसलमानों को भी टारगेट ना करो? चलिए, आप दलित, मुसलमान, हिंदू की बात ही ना करें,
मगर आप अपनी तरफ से एक संदेश तो दें कि भीड़ तंत्र की इस सोच को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो जहर आपने भर दिया लोगों के अंदर, उसी का नतीजा पालघर है। मैं फिर कह रहा हूं, दोष यह नहीं कि उनमें से 80% भारतीय जनता पार्टी समर्थक हो सकते हैं, मुद्दा वो नहीं है। दोष यह है कि इस माहौल में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जहर बोने का काम कर रहे हैं। यह त्रासदी है, और इनका साथ कोई और नहीं बल्कि इनकी पिछलग्गू मीडिया दे रही है। मैं अब आपको एक न्यूज चैनल के एक एंकर, वो न्यूज चैनल जिनके संस्थापक राजीव चंद्रशेखर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, आप सुनिए ये एंकर अपने कार्यक्रम में किस तरह की आपत्तिजनक बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में बोल रहा है। अगर इस पर आप गौर करें तो सोनिया गांधी इस बात को लेकर खुश हैं कि पालघर में हिंदू साधु संतों की हत्या हो गई। सुनिए, मैं उसकी शक्ल नहीं दिखा रहा हूं, जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं, मगर आप इस जहरीली बोलों को सुनिए। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को संतों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। दोस्तों, आप जानते हैं, जब मैं न्यूज चैनल में काम कर रहा था, तब एक बार मेरे कार्यक्रम में तारिक पीरजादा, एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट, इस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहे थे। तब मैंने अपने चैनल को कहा था कि मैं इस शख्स को कभी अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं करूंगा। और यही नहीं, उस कार्यक्रम में संबित पात्रा भी थे, मगर संबित पात्रा से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अस्मिता को मैंने डिफेंड किया था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन पर उंगली उठाने का हक किसी पाकिस्तानी को तो कम से कम नहीं है, समझे? और यहां यह शख्स जहर में इस कदर सराबोर है कि एक बुजुर्ग महिला, भूल जाइए वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं ये कह रहा हूं, एक बुजुर्ग महिला के बारे में तुम इस तरह के मानहानि वाली बातें कह रहे हो। आज मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल सिर्फ इस पत्रकार से नहीं है, सवाल उस कांग्रेस से भी है। मैं तुमसे सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों तुम्हारे कुछ नेता इन चैनल्स में जाकर बैठ जाते हैं? क्योंकि ये एंकर्स तो लगातार जहर उगलते रहते हैं, फिर भी आपके कुछ नेता इन चैनल्स में जाकर इंटरव्यू देते हैं। क्योंकि जब यह जहर उगला जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे लखनऊ की तरफ से, आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो मौजूद थे और वो पूरी तरह से खामोश थे, सिर झुकाए इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। क्या कांग्रेस को समझ आती है बात? दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जैसे कि आपने देखा, ये मीडिया हाउस ही नहीं, कई और मीडिया हाउसेस जो हैं वो लगातार पालघर में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकरण करने की कोशिश तो कर ही रहे थे, उसको ज्वलंत बना रहे थे और समाज में एक अराजकता जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी चैनल के इसी एंकर ने जब बांद्रा में गरीब मजदूरों की भीड़ जमा हुई थी, जो वापस जाना चाहते थे अपने घर बिहार, उत्तर प्रदेश, तब इन्होंने कहा था कि ये जो लोग भीड़ जमा हुई है ना, ये भाड़े के हैं, ये सिर्फ एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं। आज की तारीख में एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आगे करने के लिए ये लोग गरीबों को भी गाली दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तुम गाली दे रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हें सुपारी मिली हो किसी की तरफ से, वो एक अलग मुद्दा है, मगर सवाल ये कि कम से कम गरीबों को तो बख्श दो। बताओ, गरीबों को तो बख्श दो। तुम अपनी नफरत में एक पॉलिटिकल पार्टी की सुपारी लेने के चक्कर में तुम तमाम हदों को पार कर दोगे। एक पॉलिटिकल पार्टी की एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तुम तमाम हदों को पार कर दोगे। और आज मैं एक और नया सवाल आपके सामने रख रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने एक बार पहले किया था। मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने पूछा कि वहां पर कांग्रेस के नेता क्यों जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ऐसे शोज में आखिर कुछ लोग, कुछ मुसलमान धर्म गुरु बनकर आखिर क्यों पहुंच जाते हैं? आप जानते हैं, ट्विटर पर एक ट्रेंड जो है इस वक्त चल रहा है,
रेंटल मुल्ला, यानी कि 5-5 हजार में कुछ मौलाना धर्मगुरु का भेष धरकर इन चैनल्स में बैठ जाते हैं। मैं रेंटल मुल्ला तो नहीं कहूंगा, मगर मैं इन्हें टीवी मौलाना कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यूज चैनल एक समुदाय को लगातार टारगेट करता रहता है, वहां पर इन मौलानाओं को जाने की क्या जरूरत है सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? क्या आप जानते हैं इन्हें 1 घंटे में गालियां सुनने के लिए जो जाते हैं, इन्हें 5,000 रुपए मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपकी रोजी रोटी भी इन 5,000 रुपए से चलती है, तो भाई आप क्राउड फंडिंग करके बात करो लोगों से। यह किस तरह की सोच है मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग इस नफरती एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ दिनों पहले एक मिसाल सामने उभर कर आई थी कि एक मुस्लिम लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और यकीन मानिए दोस्तों, जब वो लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब एक न्यूज चैनल ने क्या चालाकी की, उस लड़की को बिठा दिया स्टूडियो में और उसके सामने 2 लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौलाना बिठा दिए, और उस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में वो मासूम लड़की तो गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और वो दो मौलाना जो हैं बोल रहे थे, देखिए हमारे इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना। अब आप सोचिए, ये तस्वीर जब दिखाई जाती है तो इसका क्या फर्क पड़ता है आम जनमानस पर। उन 2 मौलानाओं को वहां जाने की क्या जरूरत थी? यही तो एक खूबसूरती है ना इस देश की, जहां मुसलमान गीता के श्लोक पढ़ सकता है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपने माथे पर, हम सराखों पर बिठाते हैं, जहां आज की तारीख के 3 बड़े सुपरस्टार्स तीनों मुसलमान हैं। यही तो खूबसूरती है ना इस देश की। क्या ये टीवी के मौलाना इस बात को नहीं समझते हैं? आखिर क्यों चंद रुपयों के लिए तुम उन न्यूज चैनल्स पर जाके बैठ जाते हो और पूरे कौम को बदनाम करते हो? मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं न्यूज चैनल्स पर जब पालघर लिंचिंग को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये टीवी मौलाना वहां जाकर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों? यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनके परिवार के सदस्य हैं तो इनसे बोलिए कि ऐसा शर्मनाक काम न करें, क्योंकि इसके जरिए सिवाय समाज के अंदर दोहराव पैदा करने के और कुछ नहीं हो रहा है। सिवाय मुसलमानों की बदनामी के कुछ नहीं हो रही है इसके जरिए। और अंत में सवाल मैं प्रधानमंत्री से भी करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है आपसे, इन चैनल्स के जहर पर लगाम लगाइए। मैं जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई न्यूज चैनल्स के जहर का पर्दाफाश किया है, मगर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए इस जहर को फैलाने के लिए। हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप जानते हैं इस सब का असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि गल्फ में जो लाखों भारतीय काम करते हैं, क्या वो वापस भारत आ जाएं? क्या आप जानते हैं कि ओमान की तरफ से, कतर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से, सभी तरफ से कठोर तेवर अपनाए जा रहे हैं वहां के हुक्मरानों द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भक्त बसे हुए हैं ना, यानी कि बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं, वो वहां बैठे बैठे मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, जहरीले बयान देते हैं, और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री, मैं जानता हूं कि आपको ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात में हमारे जो एम्बेसडर हैं, जो हमारे ओमान में एम्बेसडर हैं, सबको बयान देना पड़ा। यहां तक कि हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर इन सज्जन मुख्तार अब्बास नकवी को भी बयान देना पड़ा कि भारत जो है मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। मैं नहीं जानता हूं कौन सा स्वर्ग